हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन किया था। तो जो स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, वह इसका अध्ययन करने से पहले इसके पहले वाले वीडियो का अध्ययन कर लें, जिसमें इलेक्ट्रोड विभव बताया गया है और सरल भाषा में समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव से। मानक या स्टैंडर्ड, ये शब्द जहां भी प्रयुक्त किया जाता है, यह शब्द कुछ निश्चित परिस्थितियों के लिए व्यक्त करता है। जो मानक शब्द होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, यह शब्द कुछ निश्चित परिस्थितियां व्यक्त करता है जहां भी मानक शब्द लग जाता है। जैसे आप सुनते हैं इस गाड़ी का एवरेज 80 किलोमीटर पर लीटर है, तो ये जो उसका एवरेज दिया जाता है, यह कुछ मानक या स्टैंडर्ड परिस्थितियों में होता है। सड़कों पर गाड़ियां इस तरह का एवरेज नहीं देती हैं। तो अब आप मानक शब्द समझ ही गए होंगे कि मानक क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव का मापन निम्न परिस्थितियों में करते हैं। पहली परिस्थिति होती है, इसे या इसका जो ताप होता है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए। और इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए जो दूसरी मानक परिस्थिति होती है, वह होती है इलेक्ट्रोड को 1 मोल प्रति लीटर, या मोलरता का मात्रक होता है 1 मोल प्रति लीटर वाले H+ आयनों की सांद्रता वाले विलयन में रखा गया हो। अर्थात इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते समय इलेक्ट्रोड को 1 मोल प्रति लीटर वाले H+ आयन विलयन में रखा हो। और तीसरी जो परिस्थिति होती है, वह होती है कि इस इलेक्ट्रोड विभव के नापने के दौरान या मापन के दौरान दाब एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। दाब एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। एक वायुमंडलीय दाब या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह 760 mm of Hg के बराबर होता है। तो इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड का वह विभव किसी इलेक्ट्रोड का वह विभव जो उपरोक्त मानक परिस्थितियों में होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यह इसकी एक संक्षिप्त परिभाषा हो जाती है। इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। किसी इलेक्ट्रोड का वह विभव जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप
व एक वायुमंडलीय दाब, इसको आप वायुमंडलीय पढ़ें, व एक वायुमंडलीय दाब पर इसे का मतलब है इलेक्ट्रोड के लिए, पर इसे 1 मोल प्रति लीटर वाले H+ आयनों की सांद्रता वाले विलयन में रखने पर प्राप्त होता है। विलयन में रखने पर प्राप्त होता है। रखने पर प्राप्त होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा थी। मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम E0 से व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। मानक इलेक्ट्रोड विभव सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार कौन से होते हैं? जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वह 2 प्रकार की रिएक्शन से मिलकर बनी होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। और कोई भी सेल हो, चाहे वो विद्युत अपघटनी सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो, यह रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही कार्य करता है। तो स्पष्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा होता है मानक अपचयन विभव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन आता है कि मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा काफी सरल है और जो इसके नाम में ही छिपी हुई होती है। किसी भी इलेक्ट्रोड के जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसका जो ऑक्सीकरण विभव उपरोक्त परिस्थितियों में प्राप्त होता है वह उसका
मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड का मानक अवस्थाओं में ऑक्सीकरण विभव किसी इलेक्ट्रोड का मानक अवस्थाओं में जो ऑक्सीकरण विभव होता है उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जो ऑक्सीकरण विभव होता है उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इस डायग्राम के द्वारा आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। किसी इलेक्ट्रोड का मानक अवस्थाओं में जो ऑक्सीकरण विभव होता है उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे E0 ऑक्सीडेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसी आधार पर हम मानक अपचयन विभव की परिभाषा भी दे सकते हैं। इसके लिए जहां पर ऑक्सीकरण विभव लिखा है आपको वहां पर सिर्फ अपचयन विभव लिखना है। जहां पर ऑक्सीकरण लिखा है वहां पर सिर्फ आपको क्या लिखना है? अपचयन। तो आपकी मानक अपचयन विभव की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। यह E0 RED कहलाता है। RED का मतलब रिडक्शन, अर्थात किसी इलेक्ट्रोड का मानक अवस्थाओं में अपचयन विभव उसका मानक अपचयन विभव कहलाता है। इसे ERED के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव का अध्ययन कर लिया है। ऑक्सीकरण क्या होता है आप जानते ही है। किसी धातु के द्वारा या किसी परमाणु या आयन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात जो ई ऑक्सीडेशन होता है इसके लिए हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। EM++ ये मानक ऑक्सीकरण के लिए प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यदि ई रिडक्शन होता है तब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं EM++ और M। ये जो M और M++ ये लिखा है ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए व्यक्त करता है। क्वेश्चन आता है ये कैसे व्यक्त करता है, तो इसको भी समझ लें। जब कोई मेटल एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तब यह M++ में बदल जाता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने छोड़ दिया है। सिर्फ यहां पर मेटल और मेटल आयन लिया है और इसके बीच में एक हाइफा लगा दिया है। यह M+ है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए व्यक्त करता है। इसी प्रकार रिडक्शन के लिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात
कोई एक मेटल या कोई एक आयन है, नॉन मेटल आयन है, यह मेटल आयन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। M+++2e एक इसमें बदल गया अपने परमाणु में। M++ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने परमाणु में बदल जाता है, यह अपचयन है। इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो आपने देखा ई रिडक्शन के लिए हमने इसी प्रकार से लिख दिया है। यहां पर सिर्फ मानक अपचयन विभव का प्रतीक E0 लिया है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव इनके द्वारा हम ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे व्यक्त करते हैं, इसका भी अध्ययन कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक जो अपना इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका मापन कैसे करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है, हम किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं, किंतु इसमें भी एक कंडीशन होती है कि किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड या एकल इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का जब हम मापन करते हैं, तब हम किसी ना किसी के सापेक्ष तो इसका मापन करेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष हम इसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं, वह रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है, या जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, वह भी कहलाता है। इसका एक नाम और होता है जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हमारा अब जो टॉपिक है वह था मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन या मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड या एकल इलेक्ट्रोड के सिंगल इलेक्ट्रोड या एकल इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक अकेले इलेक्ट्रोड के साथ ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं किया जा सकता है। ये पहला टॉपिक था, और जो दूसरा टॉपिक था बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी, इसको आप डायग्राम से समझ लें, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है जिसको हमने एक विद्युत अपघट्ट में रख दिया है, तब इसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड ले लें, इसको भी हमने विद्युत अपघट्ट में रख दिया है, तब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं या विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। और यदि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, पहले एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, तब इनके बीच का जो विभवांतर आता है वही दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है या मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। इसका इलेक्ट्रोड विभव हमने क्या मान लिया, शून्य।
इनके बीच का इलेक्ट्रोड विभवांतर जो होता है इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, तब इनके बीच का जो इलेक्ट्रोड विभवांतर होता है वही दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट था जिसको हम कई तरह से समझ सकते थे और एक्सप्लेन कर सकते थे। ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ आपके सामने शॉर्टकट रे डायग्राम के रूप में बना दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। ये इलेक्ट्रोड भी तो हमें ज्ञात होना चाहिए और यह इलेक्ट्रोड मानक परिस्थितियों में भी होना चाहिए। इस इलेक्ट्रोड के लिए परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? मानक परिस्थितियां, अर्थात यह इलेक्ट्रोड भी मानक होना चाहिए। तब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए जिस मानक इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम शॉर्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है नॉर्मल या सामान्य। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके लिए हम NHE लिखते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चूंकि इसी के सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड या मानक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड SRE भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोड के बारे में आपने इतना कुछ जान लिया है, तो अब हम इसकी संरचना का भी अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वह शून्य क्यों होता है। ये बिल्कुल सरल है और काफी सिंपल भी है। तो अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का अध्ययन करेंगे। संरचना, स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सरल है। आपको परिस्थितियां याद होंगी ही, जो मैंने आपको उसके पहले बताई थी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन तापमान होना चाहिए। विलयन की जो मोलरता है 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, या विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। और तीसरी चीज होती है दाब। जो दाब होता है वह एक वायुमंडलीय दाब या 760 mm of Hg होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जिसकी संरचना
इसकी संरचना में हम शुरू करते हैं एक प्लेटिनम की पत्ती। संरचना आपको शुरू करना है प्लेटिनम की पत्ती से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सबसे मुख्य चीज होती है वह एक प्लेटिनम की पत्ती होती है। यह एक प्लेटिनम की पत्ती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा रहता है। इस पर हम प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा देते हैं। या प्लेटिनम ब्लैक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। यह लेयर हाइड्रोजन को अधिशोषित करती है। अधिशोषित, अवशोषण नहीं, अधिशोषण, एडजॉर्शन या एडजॉर्ब करती है। एडजॉर्ब या एडजॉर्शन यह सतह पर होता है, सतह के अंदर इसमें कोई भी अणु नहीं जाता है। इसे हम प्लेटनीकृत प्लेटिनम की पत्ती कहते हैं। इस प्लेटिनम की पत्ती से एक दूसरा प्लेटिनम का तार लगा रहता है। इसके आगे मैं नंबर लिखता जा रहा हूं। नंबर 1 ये हो गया प्लेटिनम की पत्ती। नंबर दूसरा होता है इसमें एक प्लेटिनम का इसमें तार होता है। ये प्लेटिनम का एक तार है। प्लेटिनम का यह तार एक कांच की नली से वेल्ड रहता है। वेल्ड रहता है का मतलब है जुड़ा रहता है। प्लेटिनम का यह तार एक कांच की नली से जुड़ा रहता है। यह प्लेटिनम की पत्ती है और इस कांच की नली में मरकरी या Hg प्लेटिनम का तार होता है। प्लेटिनम का तार किससे जुड़ा रहेगा? आपको लिखना है नंबर 3 कांच की नली से जुड़ा रहेगा जिसमें Hg भरा है। इस Hg में कॉपर लेड का एक वायर आता है। ये लाल रंग से कॉपर और लेड का कॉपर और पीवी का वायर होता है और यह नली इसी वायर के साथ ही बंद हो जाती है और यह नली एक कांच की जैकेट से ढकी रहती है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए एक स्थान होता है। ये जो ब्लैक कलर से बना रहा हूं यह कांच की जैकेट है। यह कांच की जैकेट से घिरी रहती है और इस पूरे अरेंजमेंट के लिए हम एक दूसरे पात्र में रख देते हैं। इस पात्र में एक मोल प्रति लीटर का H+ आयनों का विलयन भरा रहता है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि कौन सा पदार्थ अपने विलयन में H+ आयन देता है। जो अम्ल होता है अपने विलयन में H+ आयन देता है या जलीय विलयन में H+ आयन देता है और यह H+ आयन जल के अणुओं से क्रिया करके
H प्लस प्लस H2O हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोनियम आयन जलायोजित हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, या हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो यहां पर हम H प्लस लिख सकते हैं, या इसके स्थान पर H3O प्लस भी लिख सकते हैं। यह इसकी सांद्रता H प्लस आयन या H3O प्लस आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, और इसमें यहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिसका दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है या एक एटमॉस्फेयर होता है। अब इसकी हम लेबलिंग भी कर देते हैं। यह प्लेटिनम की पत्ती है, प्लेटिनम का तार, कांच की नली, इसमें भरा है Hg, और इसमें यह वायर है कॉपर और लेड का, यह कांच की जैकेट है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए स्थान होता है, और यह पूरा अरेंजमेंट एक पात्र में भरा रहता रखा रहता है उल्टा, जिसमें H प्लस आयनों का 1 मोल प्रति लीटर का विलयन रहता है। तो स्टूडेंट्स, यह आपकी पूरी संरचना होती है। यदि आप इस पूरे वाक्यों को जोड़ देते हैं तब आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना बन जाती है। तो यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना थी। अब क्वेश्चन आता है कि इस इलेक्ट्रोड में ऐसा क्या होता है कि हम इसके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो अब हम इसका भी अध्ययन कर लेंगे, और यही इसका सिद्धांत भी है। अभी आपने इसकी जो रचना या स्ट्रक्चर है इसका अध्ययन किया है। अब इसका सिद्धांत या कार्य करने का तरीका, इसका जो सिद्धांत है वह मैं आपको डायग्रामेटिक रूप में बता दे रहा हूं, जो बिल्कुल सरल हो जाता है। तो हम इसको सिंपल रूप में ही समझ लेते हैं। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यह एक विशिष्ट प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, जिससे आप अपनी फेयर कॉपियों में इसको आसानी से लिख लें। यह एक विशिष्ट प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड व अपचयन इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड दोनों की भांति कार्य करता है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या रहता है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, कितने दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर। इसमें हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर प्लेटनीकृत प्लेटिनम की पत्ती पर प्रवाहित किया जाता है। पत्ती पर प्रवाहित किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड के लिए हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्लेटिनम की पत्ती। प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड की जो
प्लेटिनाइज्ड की जो प्लेटिनम की पत्ती है इसके लिए लिख दिया Pt। इसके बाद इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस, शॉर्ट में लिख दें गैस, या इसकी अवस्था हो जाती है। कितने दाब पर है? 1 एटमॉस्फेयर दाब पर होती है। और इसमें H+ आयन, इसकी सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर। इसको हम इस शॉर्ट में इस आरेख के द्वारा या इस समीकरण के द्वारा, आप कुछ भी समझ लें, या प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। यह इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। जब यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है तब इसकी रिएक्शन मानक ऑक्सीकरण विभव की भांति जब काम करता है तब इसको आप समझ लें। इसमें जो हाइड्रोजन गैस का परमाणु होता है वह H+ आयन के रूप में बदल जाता है। और अपचयन में जो H+ आयन होता है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ½ H2 में बदल जाता है। ये सिंपल है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन। तो इसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, इस तरह से लिखेंगे ½ H2H+, और इस रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं H+½ अब इसको अब थोड़ा और समझ लें। एग्जाम में आपको ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, आप लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। तब ई ऑक्सीडेशन, जब आप इसको लिखेंगे तब ये ऑक्सीडेशन हटा दें और यहां पर लिख दें ½ H2H+ बराबर ई, यह ReD हटा दें और यहां पर लिख दें H+ और ½ H2। यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखें कि ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के चिन्ह विपरीत होते हैं, किंतु इनका आंकिक मान बराबर होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव जो माइनस का है बराबर के इस तरफ लाएंगे, यह कुल मिलाकर के 0 हो जाता है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका वह 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मापन कैसे करते हैं और इसकी संरचना और सिद्धांत का भी अध्ययन कर लिया है। इसके अगले वाले वीडियो में हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मापन किस प्रकार से करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजों में कोई दिक्कत आई हो, तो आप इसको एज इट इज लिख दें, ये आपकी पूरा कॉन्सेप्ट सही रहेगा। बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से ये बिल्कुल सही है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे बिल्कुल सही बनेगा। धन्यवाद।